बच्चों देखिए, हम क्लास 9 का जो चैप्टर 5 है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसका एक्सरसाइज 5.1 इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और इस पार्ट 2 का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले हम एक्सियम, पोस्टुलेट और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे रीड करते हैं। गिव अ डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। Are there other terms that need to be defined? First, what are they and how might you define them? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें देखिए 5 टर्म दिए हैं। पैरेलल लाइन को डिफाइन करना, परपेंडिकुलर लाइन डिफाइन करना, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। ये 5 टर्म है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स क्या है? तो इसमें कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए लाइन का जो डिस्टेंस है बदल नहीं रहा है। देन बीच आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ऐसे लाइन जो यल या एम के बीच में, देखिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हर जगह इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। इन अदर वर्ड, द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल। कहने का मतलब है अगर ये डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो ये यल और यम लाइन इनफाइनाइट तक ऐसे खींचते चले जाएंगे, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इस तरह के लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है तो कुछ चीजें जैसे पॉइंट, लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सारे टर्म को भी हमें पहले से समझना होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया क्लियर आपका परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन के बारे में डिफिनीशन हो गया। आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पे। इसका डिफिनीशन देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए लाइन एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब एल और एम एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर लाइंस। वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन, लेकिन इसके पहले परपेंडिकुलर लाइन को समझने के पहले हमको लाइंस का डिफिनीशन पता होना चाहिए, एंगल का डिफिनीशन पता होना चाहिए बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइन, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये परपेंडिकुलर लाइन का डिफिनीशन देखिए, एक बार यहाँ से रीड कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पैरेलल लाइन का डिफिनीशन हमने लिख रखा है, डायग्राम भी हमने बना के समझा दिया। नंबर 3 पे आइए, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जैसे पॉइंट पी है, यहाँ से एक लाइन हमने पॉइंट क्यू तक ड्रा कर दी, इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। टू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट के बारे में हमको और लाइन के बारे में या लाइन सेगमेंट के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है ना? रेडियस ऑफ ए सर्कल की बात करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। देखिए ये सेंटर हो गया पी, और ये सर्कल पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्यू हो गया एक पॉइंट, इन दोनों को मिला दिया तो ये रेडियस हो गया। ठीक है ना? टू डिफाइन द रेडियस ऑफ ए सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल। पॉइंट की बात और सर्कल की बात हम जानते रहेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करना इजी हो जाएगा। स्क्वायर की बात करते हैं। A square is a quadrilateral having all sides of equal length and all angles of same measure that is 90 डिग्री। देखिए ये जो साइड है दिस यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी, ये चारों साइड आपस में बराबर होने चाहिए और ईच एंगल 90 90 90 एंड 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, तो इसको स्क्वायर कहेंगे। और डिफाइन करने के लिए स्क्वायर को वी मस्ट नो अबाउट क्वाड्रिलेटरल साइड एंड एंगल। तो बच्चों देखिए ये सारे डिफिनीशन हमने यहाँ पे राइट कर दिए, और उस डिफिनीशन को डिफाइन करने के लिए हमें किसके बारे में, व्हाट अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड, उसको भी हमने यहाँ डिस्कस किया, फिगर बना के आपको समझाया है। अब आप इस सबको 1 बाय 1 रीड कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1 के। क्वेश्चन दिया है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, which is
in between A and B. A and B. Okay. There number 2 point, ये तो फर्स्ट नंबर पॉइंट हुआ है. नंबर 2, there exist at least 3 points that are not on the same line. अब देखिए पहला क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट है ए और बी, ठीक है ना, और एक थर्ड पॉइंट है सी जो कि ए और बी के बीच में कहीं है. और दूसरी बात जो दूसरा है सेकंड पॉइंट क्या कर रहा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ये दो बातें हैं. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके आधार पे, डू दीज postulate contain any undefined term, are these postulate consistent, do they follow from Euclid's postulate. इसको एक्सप्लेन करना, ये था क्वेश्चन. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे हम करेंगे. तो यहां पे हम देख रहे हैं देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म इन द गिवन postulate. बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया. जैसे एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी तो दिया. अब थर्ड पॉइंट सी इसके बीच में है, लेकिन बीच में होने पे भी, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये उसी लाइन पे है या कहीं इधर उधर है. दूसरी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम. अब 3 पॉइंट बता रहा है और वो कह रहा है सेम लाइन पे, तो दोनों एक दूसरे से कहीं उतना ज्यादा कोरिलेट नहीं कर रहा. तो यही क्वेश्चन कह रहा है, टू दीज postulate कंटेन एनी इनडिफाइंड टर्म, आर दीज postulate कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड postulate. इसको एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे देखिए दे रहा है देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म इन द गिवन postulate. बहुत सारे ऐसे टर्म है जो डिफाइन नहीं है. द गिवन postulate आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू टू डिफरेंट सिचुएशन. अब देखिए ये अलग सिचुएशन बता रहा है, सेकंड अलग सिचुएशन, दोनों आपस में कोरिलेट नहीं है, ठीक है ना. टू डिफरेंट सिचुएशन. आल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी वेल नोन एक्सियम एंड postulate. लेकिन किसी भी स्टेटमेंट को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो दीज postulate डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड postulate, क्योंकि ये यूक्लिड postulate को तो फॉलो नहीं करते. दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम, बल्कि किस चीज से फॉलो कर रहे हैं, एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं. यूक्लिड के postulate को फॉलो ना करके किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्सियम को. एक्सियम उनका क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस. जैसे दो पॉइंट आपने अगर बनाया तो यहां से एक लाइन ही जाएगी, ठीक है ना. ये postulate हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसी एक्सियम को, नॉट postulate, ये postulate नहीं है, एक्सियम है. तो ये दोनों जो बातें हैं वो एक्सियम को फॉलो करती हैं, ना कि postulate को. तो ये जो आंसर हमने यहाँ दिया है इसको आप इसके आंसर के तौर पे राइट कर सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी. देखिए ए और बी के बीच एक पॉइंट है जो ए सी जो है बी सी के इक्वल है. देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी. और इसको अगर आप फिगर ड्रा करके भी आप एक्सप्लेन करिए. तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए सी, जो ए सी डिस्टेंस है ये क्या है, बी सी डिस्टेंस के इक्वल है. अब क्या किया हमने, दोनों तरफ इक्वल यानी ए सी ऐड कर दिया. ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ चुके इक्वल्स आर एडिड ऑन बोथ साइड देन दे विल बी इक्वल. अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे बी सी और ए सी को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ए बी के इक्वल हो रहा है. तो हियर बी सी प्लस ए सी क्या, coincide with ए बी. इट इज नोन दैट थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. Then from equation 1 and 2, अब इक्वेशन 1 और 2 देखिए, ये था आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2. दोनों से देखा जाए
तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी हो गया, तो बी सी प्लस ए सी की जगह ए बी राइट कर सकते हैं। तो ए सी प्लस ए सी ए बी, यानी 2ac इक्वल टू ए बी, तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो नोन दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। देखिए ये दोनों मिला के ए बी की इक्वल है। ठीक है ना। इसी तरह ए सी जो है बी सी के इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ये देखिए यहाँ कैलकुलेट कर पाए हैं कि ए सी जो है ए बी का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल है। इस तरह से हमने ये प्रूव किया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सब ये तो एग्जाम के बेस पे है, कोई पास्टुलेट के बेस पे है। तो आपको एग्जाम और पास्टुलेट यूक्लिड की अच्छी तरह इसको डिस्कस कर, मतलब आपस में डिस्कस करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको टर्म को लेके कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से कैलकुलेशन को समझ पाएँ। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से थर्ड और फोर्थ ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और यहीं पे हम पार्ट 2 अभी रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 3 में लेके आएंगे और फिर उसमें आपको ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, समझिए, रिवाइज करिए। ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।